साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है प्रमुख आयोग के एमसीक्यूज। ठीक है, यूनिट 10 का ये टॉपिक है और हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्विक रिवीजन सेट नंबर 6। अब यहाँ से आपका क्विक रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। डिटेल में पढ़ने की जो है समय आपके पास में नहीं है। अंतिम 7 दिन बचे हुए हैं। धुआं कर दीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है। तो चलिए बिना आपका समय गवाए हुए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। क्विक रिवीजन का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कल आपको यूनिट 9 का क्विक रिवीजन मिल जाएगा देखने को, जिसमें हम आपको 100 प्रश्न कराएंगे। 50-50 प्रश्न के 2 वीडियो आपके सामने आएंगे और आपका यूनिट 9 कंप्लीट। उसके बाद में यूनिट 7 के 100 प्रश्न टॉप लेवल के जो होंगे वो आपके सामने लेकर के आए जाएंगे 50-50 के 2 वीडियो में क्विक रिवीजन कराते हुए। तो यूनिट 7 आपका कंप्लीट। ऐसे सारी के सारे यूनिट को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन नंबर डी है 2005। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर ए यानी कि 2004 में यह अस्तित्व में आ गया था, यानी कि पूरे भारत में 2004 में लागू हो गया था। ठीक है, और आया कब था तो याद रखिएगा 2003 में इसको प्रस्तुत किया गया था और अस्तित्व में कब से आ गया तो 2004 में यह अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, चालू हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कही गई थी कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होना चाहिए और एक जनजाति आयोग होना चाहिए श्रीमान जी? तो सही, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 41वें संविधान संशोधन, 65वें संविधान संशोधन, 82वें संविधान संशोधन या फिर 76वें संविधान संशोधन? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि 65वें संविधान संशोधन में यह सिफारिश की गई थी कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक जनजाति आयोग होना चाहिए। ठीक है, चलिए टॉप लेवल के प्रश्न चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि यह संवैधानिक निकाय है, आपको पता है। और संवैधानिक जो भी निकाय होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो वित्त आयोग हो, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किससे मिलकर के बना होता है? कितने उसमें सदस्य होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। ऑप्शन बी है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। ऑप्शन सी है एक अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्य। ऑप्शन डी है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्य। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य, अर्थात कुल मिलाकर के 5 सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है। याद रखिएगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी आयोग बना होता है। ठीक है, एनसीएससी की बात कर रहे हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, जब राष्ट्रपति बना रहा है, जब राष्ट्रपति ही नियुक्त कर रहा है तो भाई प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति को ही देना पड़ेगा। वार्षिक प्रतिवेदन के मतलब है कि एक साल में आपने कौन कौन से कार्य किए हैं, क्या क्या निर्णय आपने लिए हैं, क्या क्या यहाँ पर सारी मतलब पूरी जानकारी आपको राष्ट्रपति को सौंपनी होगी। राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर किसी राज्य से संबंधित है तो उसे राज्य के राज्यपाल के पास भेज देगा, नहीं तो सदन में रखवा देगा और पूछ लेगा भाई देखो इसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, सदन के द्वारा इस पर बहस एवं चर्चा की जाएगी, वो बात की बात है। ठीक है, राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस आयोग के समान ही शक्तियां रखता है? कौन से आयोग के समान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास शक्तियां होती हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के समान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि ये दोनों भाई भाई हैं। कौन कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। एक है एससी आयोग, एक है एसटी आयोग। तो जो एससी आयोग है उसकी शक्तियां बिल्कुल एसटी आयोग के बराबर ही होती हैं। ठीक है, हमने कहा ना दोनों जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई मान के चलिए एससी और एसटी दोनों को। ठीक है ना, दोनों की शक्तियां एक समान होती हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दे करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पूछ सकते हैं। ये मतलब अल्टरनेट कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दोनों भाई भाई हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। टॉप 20 यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है या फिर अर्ध न्यायिक निकाय है? आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर बी यानी कि सांविधिक निकाय है। और इन निकायों के बारे में सारी जानकारी आपको दे चुके हैं, संवैधानिक क्या होता है, सांविधिक क्या होता है, पूरी जानकारी हम प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुके हैं। सही आंसर बी यानी कि सांविधिक निकाय है, यानी कि एक एक्ट बना करके इसको बनाया गया है, इसको राष्ट्रीय महिला आयोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपके सामने आने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, जो बिल्कुल सत्य है वो कौन सा है। आयोग सदस्यों का चयन स्वयं कर सकता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। तो आप इसमें 2-3 ऑप्शन तो अपने आप ही हटा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हटाएंगे कि देखो आयोग सदस्यों का चयन स्वयं नहीं करेगा, कोई भी आयोग अपने सदस्यों का चयन स्वयं नहीं कर सकता है, नहीं तो फिर वो अपने भाई को भर लेंगे, चाचा जी को भर लेंगे, भतीजे को भर लेंगे। तो कोई भी आयोग हो वो अपने सदस्यों का चयन स्वयं नहीं कर सकता, पहली बात। तो पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई संवैधानिक निकाय थोड़ी है। संवैधानिक निकाय होता तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते, जैसा कि चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग आपका हो गया, वित्त आयोग है, और जो आपका इससे पहले एसटी आयोग, एससी आयोग बताया था, उन सब की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन जब ये सांविधिक निकाय है, एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाएगी। तो दूसरा भी हट गया। आयोग के सदस्य को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को, जब भाई नियुक्ति ही नहीं कर रहे तो हटाएंगे कैसे, तो ये भी आपका हट गया। तो आपका सही आंसर क्या बचा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री एवं उनके अन्य मंत्रिपरिषद मिलकर के राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर प्रश्न आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को, या फिर संसद को? सिंपल सा आंसर इसका। सही आंसर है सी। जब नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है तो वार्षिक प्रतिवेदन भी भाई केंद्र सरकार को ही देना पड़ेगा। जैसे कि जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो वार्षिक प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति को देना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। तो अपना एक वर्ष में इसने कितना काम किया है, कौन कौन से एक्ट यहाँ पर लागू किए हैं, क्या क्या योजनाएं चालू की हैं, ये पूरा एक वर्ष का जो भी इसका लेखा जोखा होगा वो केंद्र सरकार को सौंपना पड़ता है, राष्ट्रीय महिला आयोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है जयंती पटनायक, ऑप्शन बी है ममता शर्मा, ऑप्शन सी है ललिता कुमार मंगलम, ऑप्शन डी है रेखा शर्मा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जयंती पटनायक जो हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। ये आपको याद रखना, फैक्ट वाला प्रश्न है, बिल्कुल फैक्ट प्रश्न सीधे पूछा जाएगा। सीधे आपको जयंती पटनायक पर टिक करके आगे निकल लेना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में? आइए देखते हैं। एक अध्यक्ष, एक सचिव, 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक सचिव, 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक सचिव, 4 सदस्य, या फिर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी, यानी कि एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। यानी कुल मिलाकर के 7 सदस्यीय जो है आयोग होता है राष्ट्रीय महिला आयोग। एक अध्यक्ष, एक सचिव, 5 अन्य सदस्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला आयोग की संरचना में शामिल सदस्यों में कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। इनमें से कौन सा एक सदस्य अवश्य है, अनिवार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग में? अनुसूचित जाति का होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, दोनों में से एक एक होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना चाहिए, एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। देखिए जुड़वा भाई है तो दोनों लोग पहुंचेंगे, अकेला अकेला नहीं पहुंचेगा भाई। उसने कहा एससी भाई तुम भी आ जाओ, तो उन्होंने कहा एसटी भाई तुमको भी आना पड़ेगा। बहुत गहरी मित्रता है, बहुत गहरा भाईचारा इन दोनों के बीच में, जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना कंपलसरी है, तो एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का भी होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है। 8 मार्च 1993, 31 जनवरी 1992, 2 अक्टूबर 1990, या फिर 13 फरवरी 1992। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। फैक्ट वाला प्रश्न। सीधे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? टाइम टेन्योर की बात की गई यहाँ पर, इनका टेन्योर कितना होता है, कितने वर्ष तक ये लोग काम करते हैं, सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर 6 वर्ष? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, चाहे वो सदस्य हो चाहे वो अध्यक्ष हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना सहित अन्य अमानवीय कृत्य की शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी शाखा सुनती है? अलग अलग शाखाएं बनाई गई हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी शाखा इन जो ऊपर दिए हुए हैं कृत्य, इनके बारे में जानकारी लेती है, इनके बारे में सुनवाई करती है? वैधानिक शाखा, शिकायत एवं जांच शाखा, अनिवासी भारतीय शाखा या फिर लोक संबंध शाखा? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि शिकायत एवं जांच शाखा। देखिए ऊपर जो भी आपको दिए गए हैं जो कृत्य हैं, इनके बारे में आप क्या करें? अगर दहेज प्रताड़ना हो रही तो उसके बारे में शिकायत करेंगे, घरेलू हिंसा हो रही तो आप शिकायत करेंगे, और शिकायत करने के लिए कहाँ जाएंगे? शिकायत शाखा के पास जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि शिकायत एवं जांच शाखा के पास जाते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही जो शाखा है वो यहाँ पर ऊपर दिए गए कृत्यों के बारे में पूरी जानकारी लेती है, पूरी बात आपकी सुनवाई करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की कितनी शाखाएं हैं? कुल मिलाकर के कितनी शाखाएं हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की? 5, 6, 7 या फिर 8? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि कुल 5 शाखाएं होती हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। याद रखना, सीधे फैक्ट वाला प्रश्न पूछा जाएगा। महिला आयोग की कितनी शाखाएं हैं? आपको आंसर देना है 5 और चुपके से आगे निकल लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। रैपिड फायर लगातार रिवीजन करते रहिएगा, एकदम शार्प होकर के जाइएगा, ठीक है। अगले 7 दिन लगातार रैपिड फायर प्रश्न आपके सामने आने वाले हर एक यूनिट के। इनमें से कौन सी एक राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखा नहीं है? वैधानिक शाखा, लोक संबंध शाखा, उत्तर भारत शाखा या फिर दक्षिण भारत शाखा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी यानी कि दक्षिण भारत शाखा। दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की कोई शाखा नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत शाखा जो है वो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब कि दक्षिण भारत में कोई भी शाखा नहीं है, और यही आपसे पूछा। नहीं शब्द पर जरूर गौर किया कीजिएगा, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। नहीं पर बड़े ध्यान से गौर करना। देखिए आयोग आपको आराम से 1 से 1.5 मिनट का समय दे रहा है, तो जल्दबाजी किस बात की भाई? 100 प्रश्न सॉल्व करने, 120 मिनट का टाइम है, बड़े आराम से आप सॉल्व कीजिए। कम से कम 1 मिनट एक प्रश्न को दीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप अगर 10 सेकंड में कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। भाई ये बैंक नहीं है, ठीक है ना। बैंकिंग में टाइम का यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मार्क मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके एमपीपीएससी में ऐसा कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहता है, ठीक है। तो बाकी वैधानिक शाखा, लोक संबंध शाखा और उत्तर भारत शाखा महिला आयोग की शाखा होती है, लेकिन दक्षिण भारत शाखा महिला आयोग की शाखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग की एक नोडल एजेंसी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर कार्मिक प्रशासन मंत्रालय? कौन सी इसमें से नोडल एजेंसी है? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए नोडल एजेंसी का मतलब है किसके अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग कार्य करता है, तो सही आंसर है ए यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग कार्य करता है, तो नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं होता है? सिफारिश कहाँ करेंगे? तो देखिए यहाँ पर SC ST की बात की जा रही है, तो सिफारिश की जाएगी राष्ट्रपति को, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति के पास जो सिफारिश की जाती है उनमें जो है यहाँ पर जो वो बनाए जाते हैं, क्या कहते हैं कि समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य बनाए जाते हैं, जो जाकर के कहते हैं अरे राष्ट्रपति जी एक काम कीजिए, यहाँ पर एक आयोग बना दीजिए। तो उस जो SC ST आयोग है उनमें कौन शामिल नहीं होता है समिति में? ठीक है, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर राज्यसभा का सभापति? अब बताइए, देखिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि राज्यसभा का सभापति, जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, वो इस समिति में शामिल नहीं होता है। तो कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री रहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष रहता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। ये सब लोग जाकर के राष्ट्रपति जी से बोलते हैं, राष्ट्रपति जी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आयोग बना देना चाहिए। राष्ट्रपति जी कहते हैं कौन सा आयोग बनाना है? तो कहते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी है, खाली हो गया भाई, कुछ कर लो। तो फिर वो अपनी सिफारिश देते हैं, इनको 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 बना दो, राष्ट्रपति विचार करता है और बना देता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की समिति में कौन नहीं होता? राज्यसभा का सभापति नहीं होता, क्योंकि उसका भी अपना एक क्रेडिट होता है भाई, उपराष्ट्रपति है सरकार का, भारत का उपराष्ट्रपति है, वो क्यों करने जाएगा किसी भी समिति की अध्यक्षता, किसी भी समिति में क्यों शामिल होने जाएगा? उसका अलग ही एकदम अलग स्वैग होता है उपराष्ट्रपति का भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो संयुक्त बैठक में नहीं जाता है, बोलता ना भाई करेंगे तो अध्यक्षता करेंगे, और राष्ट्रपति महोदय कहते हैं नहीं यार कुछ अध्यक्षता यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को कर लेने दो, तो बोला तो मैं नहीं आ रहा, अपना अलग स्वैग है, मैं नहीं आ रहा। तो उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक में भी नहीं जाता है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन संयुक्त बैठक जो लोकसभा और राज्यसभा की होती है उसमें शामिल नहीं होता है? तो जो सभापति होता है राज्यसभा का, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक में शामिल नहीं होता, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 7 दिन बचे हैं। अपने आप को इतना शार्प कर लीजिए कि प्रश्न आपके सामने आए, सही टिक मार्क करके आगे निकल जाएं आप, ठीक है।
कल आपके लिए यूनिट 9 के पहली वीडियो 50 प्रश्नों की रैपिड फायर राउंड आपके सामने आने वाला है। उसके बाद में आपका यूनिट 7 का रैपिड फायर राउंड आपके सामने आएगा। 50-50 प्रश्नों की हम वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि डेली हम आपके लिए सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो भी लेकर के आते हैं। कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो आएगी। करंट अफेयर हम आपको MP करंट कवर कराते हैं, एक अवार्ड डेली बेस पर कवर कराते हैं और डेली बेस पर करंट अफेयर को कवर कराते हैं, ठीक है ना। तो उसको वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उसको भी देखते हुए आगे बढ़िएगा। बाकी जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।